हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। तो चलिए आज पुनः हम लोग एक नए जोश और एक नई ऊर्जा के साथ आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो क्लास को कंटिन्यू करने से पहले मैं आप लोगों को वेलकम करना चाहता हूं इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ने के लिए। फ्रेंड्स, हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उसके समीकरण, इसमें से हम लोग दो क्लास को ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। क्लास फर्स्ट और क्लास सेकेंड हम लोग पढ़ चुके हैं। उसमें जो भी टॉपिक कवर अप किया गया है यानी रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार तक हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद जो टॉपिक है उसको हम लोग आज की क्लास में कवर अप करेंगे और आज की क्लास में इस चैप्टर को एंड भी करेंगे। इसलिए यदि आप लोग क्लास 1 और क्लास 2 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया है, वहां से जाकर के आप उसे आसानी से देख सकते हैं। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उनमें से फर्स्ट पॉइंट पढ़ने वाले हैं कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है। आप नाम सुने होंगे ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी, ये दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान से सुनिए। पहला है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और सेकंड दूसरा है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब बात रहे कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, कभी कभी इसका एग्जाम्पल पूछ दिया जाता है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एग्जाम्पल लिखिए, ऊष्माशोषी अभिक्रिया का एग्जाम्पल लिखिए। तो कभी कभी इसका डिफिनेशन पूछ लिया जाता है, परिभाषा कि व्हाट इज या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है, तो ये पूछ लिया जाता है। इसलिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बन जाती है क्योंकि यह हमारे लैब से भी जुड़ा हुआ होता है। अभी हम लोग समझेंगे कि हमारे लैब से कैसे जुड़ा हुआ होता है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में तो जिस अभिक्रिया में कोई उत्पाद बनता है, कोई भी अभिक्रिया करेंगे तो उत्पाद तो बनेगा, तो उत्पाद बनता है। जैसे कि ये अभिक्रिया हम करवा रहे हैं, ए प्लस बी के बीच में हम अभिक्रिया करवाएं और इन दोनों के बीच में अभिक्रिया जब होगी तो एक उत्पाद तो बनेगा, एक प्रोडक्ट तो बनेगा। लेकिन इस प्रोडक्ट के साथ हीट का भी निर्माण होता है यानी ऊष्मा भी रिलीज होती है, तो उसको हम लोग कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यानी इस अभिक्रिया में यदि ऊष्मा भी रिलीज होती है, ऊष्मा भी यानी ऊर्जा भी रिलीज होती है, तो इसको हम लोग कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। समझ में आ गया होगा। इसका एग्जाम्पल समझिए। जैसे कि हम लोग श्वास लेते हैं तो श्वास लेने के दौरान हम लोग वायु में जो हम लोग श्वास लेते हैं उस दौरान हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं ना। लेकिन ऑक्सीजन जो लेते हैं वो ऑक्सीजन कितना लेते हैं तो 21% ऑक्सीजन लेते हैं हमारे शरीर में। लेकिन हमारे शरीर के अंदर अभिक्रिया होती है, रिएक्शन होता है। रिएक्शन क्यों होता है तो हमारे शरीर को ग्लूकोज होता है हमारे शरीर में, और ग्लूकोज से हम लोगों को एनर्जी मिलती है। हम लोग बायोलॉजी में पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए, बायोलॉजी में हम लोग पढ़ने वाले हैं। बट इतना समझिए कि हम लोग जो खाना खाते हैं ना, तो खाना खाते हैं तो वो खाना धीरे धीरे टूटता है, और जब वह टूटता है ना तो खाना को तोड़ने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। और वो ऑक्सीजन जो हम लोग 21% ऑक्सीजन लेते हैं तो उसमें से 4% ऑक्सीजन जो है सो कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तन हो जाती है, क्योंकि वह टूटता है। वो ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है हम लोगों को एनर्जी लेने के लिए। तो जब हमारी भोजन टूट जाता है, हमारे पेट के अंदर जो मशीन है, जैसे कि अमाशय हो गया, छोटी आंत हो गया, बड़ी आंत हो गया, ये सारे लोग जो है सो इसको कूटने पीसने का काम करता है। और छोटी आंत में जब जाती है ये भोजन तो वहाँ से हम लोगों को एनर्जी मिलता है, वहाँ एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है और वही एनर्जी हमारे शरीर को मिलता है, तब ना हम काम कर पाते हैं। हम जो आप लोगों के बीच में बोल रहे हैं हमारे पास एनर्जी है तब ना, यदि एनर्जी नहीं रहता तो हम बोल पाते नहीं बोल पाते। तो ये जो प्रोसेस होती है, हम श्वास लिए और श्वास के दौरान हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं लेकिन अधिक मात्रा में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो इस दौरान हमारे हवा में ऊष्मा भी रिलीज होती है। आप फील करके देखिए कि यदि आप अभी श्वास ले रहे हैं तो श्वास जो ले रहे हैं हवा वो ठंडा ठंडा हवा है,
है, थोड़ा ठंडा, लेकिन आप छोड़िए उसको और देखिए फील करके, आपको पता चलेगा कि जो सांसें आप छोड़ रही ना वह सांसें गर्म होती है। तो वह गर्म क्यों होती है? क्योंकि वहाँ जो रिएक्शन होता है, अभिक्रिया होती है ना, उस दौरान वहाँ ऊष्मा भी निर्माण हो रहा है, ऊष्मा भी बन रही है, यानी हीट भी प्रोड्यूस हो रहा है। तो हीट प्रोड्यूस होगा, जिस भी अभिक्रिया में हीट प्रोड्यूस होगा वह क्या होगा? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। यही तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि जब हम लोग खाना खाते हैं, खाने का तो डाइजेशन होता है, पाचन तो होता है हमारे शरीर के अंदर। हमारे शरीर के अंदर मशीन तो है, उस खाने को कूटता है, पीसता है, छोटा छोटा करता है, फिर वो जटिल से उसको सरल पदार्थ में कन्वर्ट करता है और वहाँ से हम लोगों को एनर्जी मिलती है। जो छोटे आंत में हम लोगों का एनर्जी जो एब्जॉर्प्शन होता है वहाँ से मिलता है। तो इस दौरान भी आप देखिए कि हम लोग खाना खाएं, मान ली कि कोई ठंडा ठंडा खाना खाते हैं, चाहे ठंडा ठंडा पानी पीते हैं, लेकिन आप मूत्र का सेक्रेट करते हैं तो उस दौरान कभी टच करके देखिएगा वो गर्म लगेगी, उस दौरान गर्म लगेगी। या आप बाथरूम करते हैं तो वो भी गर्म होती है। तो वैसा क्यों होता है? वैसा इसलिए होता है कि जो हमारे पेट के अंदर, हमारे शरीर के अंदर जो पाचन हो रही है ना, जो पाचन का अभिक्रिया हो रहा है ना, वहाँ भी तो एक अभिक्रिया हो रहा है, वहाँ भी रिएक्शन हो रहा है भाई। तो वो जो रिएक्शन होती है ना, तो उस दौरान ऊष्मा भी रिलीज होती है और वो ऊष्मा जब रिलीज होती है हमारे पेट के अंदर या किसी भी अभिक्रिया में, तो उसी को हम लोग कहेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि ऊष्मा रिलीज हो रही है यानी ऊष्मा का निर्माण हो रहा है। ये समझ गए होंगे। एक और एग्जाम्पल आप लोगों को बता देते हैं, भले आप लोग नहीं समझे होंगे। तो कोई साग और सब्जी है, कोई साग सब्जी है, फ्रेश साग सब्जी है, उसको फ्रिज में रखें, लेकिन फ्रिज से उसको निकाल करके फिर आप उसको बाहर में रख दीजिए, 2-4 दिन तक रख दीजिए। 2-4 दिन तक रखने के बाद देखिएगा कि वो सड़ जाता है। तो सड़ने के बाद उसको टच करके देखिएगा, उसको छू करके देखने के बाद आपको पता चलेगा कि वो गर्म हो गई है। जो ठंडा था वह गर्म हो गई, यानी वो कंपोस्ट हो गया। वह साग सब्जी जो है सो कंपोस्ट हो गया, यानी सड़ गल गया, विघटन हो गया। तो सड़ने गलने के बाद उसमें भी रिएक्शन हुई। सड़ा गला कैसे? तो उसके बीच में रिएक्शन हुई, तो रिएक्शन के दौरान वहां भी ऊष्मा का रिलीज होता है। तो जिस अभिक्रिया में उत्पाद बनता है, उत्पाद तो बनता है, जैसे कि हम लोग भोजन खाते, तो भोजन खाते तो हम लोगों को एनर्जी तो मिल रही है, तो एनर्जी एक तरह का उत्पाद है ना, बट उस दौरान ऊष्मा भी रिलीज होती है, तो उसको हम लोग कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया समझने में अब आप लोगों को दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब हम लोग उसका रिएक्शन समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। तो पहला पॉइंट इसमें पूछा जाएगा कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होती है। तो पहला पॉइंट आप लिख दीजिए कि इस अभिक्रिया में ऊष्मा का रिलीज होता है। लिख दीजिए फर्स्ट पॉइंट में कि इस अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ये हो गया। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल वही देखते हैं भाई, जो भी हम लोग खाना खाते हैं उस खाना को ग्लूकोज में हमारा शरीर कन्वर्ट करता है और ग्लूकोज के फॉर्म में ही हम लोगों को एनर्जी मिलती है। तो ग्लूकोज से ही हम लोग समझते हैं, ग्लूकोज का फॉर्म सूत्र हो गया C6H12O6। अब इस ग्लूकोज को हम लोगों को तोड़ना है, इस ग्लूकोज को तोड़ना है। ग्लूकोज टूटेगा तभी हम लोगों को एनर्जी मिलेगी। तो तोड़ने के लिए हम लोगों को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी? तो ऑक्सीजन की। तो हम इसको ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा देते हैं। जब ऑक्सीजन से यह अभिक्रिया होगी तो इधर को हम पता है एक नाम से जानते हैं, जो एरो के इधर रहता है उसको हम लोग अभिकारक कहते हैं। तो इस अभिकारक को जब टूटता है या अभिक्रिया होती है इनमें, तो अभिक्रिया के दौरान यहाँ क्या बन जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। यानी जब ये ग्लूकोज टूटता है तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। बोलते हैं ना कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो यहाँ पर भी यही है कि एक ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है। ऑक्सीजन हम लोग लिए तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के लिए ज़रूरी नहीं है, तो इसको हम लोग बाहर कर देते हैं कि जाओ तुम्हारा काम खत्म हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ यहाँ पर वाटर भी बनता है।
वाटर, और उस वाटर को, पानी को हम लोग मूत्र के माध्यम से बाहर निकाल देते हैं, हम लोग पसीना के माध्यम से बाहर निकाल देते हैं। जो वाटर हमारे शरीर में वेस्ट वाटर है, जिसका ज़रूरी नहीं है हमारे शरीर में, उसको हम लोग निकाल देते हैं, क्या ज़रूरत है उसको। उसके बाद यहाँ हम लोगों को क्या मिल जाती है, ऊर्जा। क्या मिल जाती है, ऊर्जा। ऊर्जा मिलती है ना हम लोगों को, तो ये ऊर्जा मिल गई, या इसी ऊर्जा को, ये ऊर्जा जो है सो उष्मा फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में, उष्मा, यानी इंग्लिश में इसको हम हीट कह सकते हैं, हीट फॉर्म में होता है। तो इसको हम लोग कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यहाँ तक दिक्कत नहीं होगी। अब ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया वैसा अभिक्रिया होता है, यानी ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या होता है कि अभिकर्मक को तोड़ने के लिए, ये जो अभिकर्मक है इसको तोड़ने के लिए हम लोगों को उसमें क्या देना पड़ता है, ऊष्मा देना पड़ता है, या तो उसको ऊर्जा देना पड़ता है, या तो उसे प्रकाश का लाइट देना पड़ता है। तो जिस अभिक्रिया में अभिकर्मक को तोड़ने के लिए हम लोगों को प्रकाश देना पड़ता है, या हम लोगों को ऊष्मा देना पड़ता है, या हम लोगों को ऊर्जा देना पड़ता है, तब जाकर के एक प्रोडक्ट बनता है या उत्पाद बनता है, तो वैसे रिएक्शन को ही हम लोग कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। यानी इसका पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है। क्या होता है, ऊष्मा का अवशोषण। यानी हम लिख सकते हैं कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है, जस्ट उसका उल्टा। आप देखिए गौर से, उसका उल्टा देखने को मिलेगा, होता है। यहाँ पर ऊष्मा का उत्सर्जन होता था, बट यहाँ पर ऊष्मा का अवशोषण होता है। यहाँ उत्सर्जन होता था और यहाँ अवशोषण होता है। अब इसका एग्जाम्पल भी हम लोग देख लें तो हम लोगों को समझ में आ जाएगा थोड़ा अच्छा से। तो एग्जाम्पल देखिए, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड हम लोग पिछला क्लास में भी पढ़े थे, तो उसी को एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr। सिल्वर ब्रोमाइड को तोड़ने के लिए, यानी इस रिएक्शन में इस अभिकारक को तोड़ने के लिए हमको सिल्वर को अलग करना है और ब्रोमाइड को अलग करना है। तो सिल्वर और ब्रोमाइड को अलग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रकाश में रख देते हैं, सन का प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं। और यदि सूर्य का प्रकाश नहीं तो हम लोग उसमें थोड़ा ऊष्मा दे देते हैं, हीट दे देते हैं, तापमान दे देते हैं। तो हम लोग इसको सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं, सूर्य के प्रकाश। अब इस सूर्य के प्रकाश में जब हम इसको रखेंगे तभी जाकर के ये सिल्वर ब्रोमाइड अलग अलग होकर के टूटेगा। जब तक नहीं रखेंगे तब तक नहीं टूटेगा। जब हम इसको एक बक्सा में पैक करके रख देंगे ना तो ये कभी नहीं टूटेगा, बल्कि इसको खुला छोड़ देंगे धूप में, तभी यह सिल्वर ब्रोमाइड टूटेगा। और टूट करके ये हम लोगों को क्या देगा, तो Ag अलग हो जाएगा, सिल्वर प्लस ब्रोमीन, ब्रोमाइड जो है सो अलग हो जाएगा, ब्रोमीन। अब इसको हम लोग बैलेंस कर देंगे, 2 से ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, बैलेंस हो गया। बट इस कंडीशन में जो होती है वो क्या होगी, यहाँ पर ऊष्मा जो है सो अवशोषण होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं ऊष्मा का अवशोषण होता है। जब ऊष्मा का अवशोषण होता है ना तो हम लोग एरो को नीचे करके दिखाते हैं। नीचे का मतलब हो गया कि ये ऊष्मा ले रहा है, बट यदि ऊष्मा का उत्सर्जन होता है यानी ऊष्मा छोड़ा जाता है तो उसको हम लोग एरो को ऊपर करके दिखाते हैं। यानी इसका मतलब हो गया कि ये ऊष्मा छोड़ रहा है और ये ऊष्मा को ले रहा है। तो इसी को हम लोग कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया और इसको कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं इसका। एक और एग्जाम्पल है सिल्वर क्लोराइड। जब यह रिएक्शन करेगा किसके प्रेजेंस में, वही सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो ये टूटेगा किस में, तो Ag टूट जाएगा प्लस Cl2 टूट जाएगा, Ag प्लस Cl2 में टूट जाएगा। अब इसको हम लोग बैलेंस करेंगे तो 2 बैलेंस हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ सन का लाइट की ज़रूरत पड़ रही है,
यानी ऊष्मा की ज़रूरत पड़ रही है, यानी ऊष्मा का यह अवशोषण कर रहा है। जब तक हम इसमें ऊष्मा नहीं देंगे, चाहे वह सूर्य का प्रकाश में भी तो एक तरह का हीट है, उसमें भी तो गर्मी है, तो जब तक इसमें हम टेम्परेचर तापमान नहीं देंगे तब तक ये रिएक्शन कभी नहीं टूटेगा। डैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि जिस अभिक्रिया में अभिकर्मक को तोड़ने के लिए हम लोगों को ऊष्मा की ज़रूरत पड़ती है, प्रकाश के लाइट की ज़रूरत पड़ती है और ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, तब जाकर के वह तीसरा प्रोडक्ट बनता है और तब हम इस रिएक्शन को कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। यहाँ तक समझने में किसी तरह का दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, अपचयन एवं उपचयन अभिक्रिया। तो इसको हम मिटाते हैं पहले, तब ना पढ़ेंगे उसको। अब दूसरा टॉपिक है उपचयन अभिक्रिया एवं अपचयन अभिक्रिया। देखते हैं उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया क्या है भाई। उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया में क्या होती है, तो जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन आकर के जुड़ता है ना और हाइड्रोजन हटता है तो उसको हम लोग कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। नहीं समझे सर, कोई बात नहीं, नहीं समझा तो एग्जाम्पल देखिए, यहाँ फॉर्मेट हम बता देते हैं। जैसे ये क्या है, ये एक रिएक्शन है, ये प्लस बी रिएक्शन है, लेकिन ये है ना बी, यहाँ पर मान ले इसको ये ऑक्सीजन है, क्या है, ऑक्सीजन है, बट ये रिएक्शन जब हुआ तो ये बी आकर के यहाँ पर जुड़ गया, क्या जुड़ गया, ए बी। डैट मीन्स इसको हम लोग लिख सकते हैं ये वो, यानी ऑक्सीजन हम माने तो ये वो, यानी यहाँ पर देखिए, यहाँ एक के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, क्या जुड़ा, एक के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया। तो जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता है ना तो उसको हम लोग कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। एग्जाम्पल में आप समझिए, एग्जाम्पल देखिए, ये है कॉपर, ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया करेगा, ये कॉपर ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया करेगा, इसमें हम टेम्परेचर दे देते हैं, कुछ भी टेम्परेचर तापमान दे देते हैं। तापमान को दिखाने के लिए हम त्रिभुज का सिंबल लेते हैं, तो हम बता चुके हैं। तो जब इन लोगों के बीच में रिएक्शन होगा तो रिएक्शन के दौरान एक तीसरा तो प्रोडक्ट बनेगा, कुछ तीसरा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, तो कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड। बट यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये जो ऑक्सीजन था, ये ऑक्सीजन अलग था, क्या था, अलग था। लेकिन जब रिएक्शन हुई तो रिएक्शन होने के बाद ये ऑक्सीजन कॉपर के साथ आकर के जुड़ गया, कॉपर के साथ जुड़ गया। इन लोगों के बीच में कुछ रिएक्शन हुआ होगा, कुछ सेटलमेंट हुई होगी, और जब सेटलमेंट हुई तो रिएक्शन के बाद कोई तीसरा तो आएगा ही ना। तो जो तीसरा आएगा तो दोनों का वंशज यहाँ पर आ गया, इसका भी वंशज आया, इसका भी वंशज आया, तब जाकर के तीसरा प्रोडक्ट कोई बना भाई। तो तीसरा प्रोडक्ट बना तो यहाँ देखिए कि इस कॉपर में ऑक्सीजन आकर के जुड़ा है, इस कॉपर में ऑक्सीजन आकर के जुड़ा है। तो यहाँ पर जो रिएक्शन हुई तो इसको हम लोग कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। क्या कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया। जब अभिक्रिया में, किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीजन आकर के जुड़ जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। ये समझ में आ गई। दूसरा चीज हम बताए थे कि हाइड्रोजन हट जाता है, ऑक्सीजन जो ही जुड़ती है हाइड्रोजन हट जाता है। तो हम पॉइंट को पहले लिख लेते हैं कि जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता है तो इसमें क्या होता है कि उसमें जो उपचयन अभिक्रिया में इसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, आकर के इसमें ऑक्सीजन जुड़ता है। इस अभिक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है। दूसरा क्या होता है इसमें कि इसमें हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन हट जाता है, जो ही ऑक्सीजन जुड़ता है हाइड्रोजन हट जाता है। तो दो पॉइंट हम देखें, बट एक पॉइंट को हम लोग समझ गए कि किस तरह से ऑक्सीजन जुड़ता है। दूसरा एग्जाम्पल आप समझिए कि ये क्या है, एक तरह का ये हाइड्रोजन है प्लस ये हाइड्रोजन है, HF है,
ये क्या है, HF है। तो ये HF जो है, ये HF जब रिएक्शन करेगा, इसमें हम लोग टेम्परेचर देंगे, तो टेम्परेचर देने के बाद क्या होता है कि ये हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ये फ्लोरीन अलग हो जाता है। हाइड्रोजन क्या होता है, अलग हो जाता है और ये फ्लोरीन अलग हो जाता है। जब दोनों अलग हो जाएगा, इसको हम बैलेंस कर देते हैं। इन दोनों के बीच में रिएक्शन से पहले इन दोनों में मतभेद हुआ होगा, कोई मतभेद हुआ। जब मतभेद हुई तो इन दोनों में डिवोर्स हो गया, और जब डिवोर्स हो गया तो हाइड्रोजन अलग हो गया, फ्लोरीन अलग हो गया। इस रिएक्शन में आप देखिए कि यहाँ पर हाइड्रोजन जो है सो हट रहा है, इसके साथ से फ्लोरीन के साथ से हाइड्रोजन हट रहा है, अन्य हाइड्रोजन अलग हो गया और फ्लोरीन अलग हो गया। तो जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन हटता है और ऑक्सीजन जुड़ता है तो उस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। इसको भी हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। ये बैलेंस हो गया, ये भी बैलेंस हो गया। बैलेंस करना अति आवश्यक है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार कहता है कि इधर जितना परमाणु संख्या होगा उतना परमाणु संख्या इधर भी होना चाहिए, क्योंकि एनर्जी का ना तो विनाश किया जा सकता है, ना ही एनर्जी को उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में सिर्फ कन्वर्ट किया जा सकता है। इसलिए इधर जितना परमाणु संख्या होगा इधर भी इतना ही परमाणु संख्या होना चाहिए, इधर जितना तत्व होगा उतना ही तत्व इधर होना चाहिए, इसलिए इसको बैलेंस किया जाता है। तो ये समझ में आ गया कि उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। अब अपचयन अभिक्रिया में जस्ट इसका उल्टा होता है, उल्टा क्या होता है कि फर्स्ट पॉइंट हम पढ़े कि इसमें ऑक्सीजन आकर के जुड़ता है, बट इसमें ऑक्सीजन हटता है, इसमें ऑक्सीजन हटता है। और दूसरा क्या है कि इसमें हाइड्रोजन आकर के जब जुड़ जाता है, इसमें हाइड्रोजन जुड़ जाता है भाई, ऑक्सीजन हट जाता है। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग समझ लें तो थोड़ा आसान हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, जब इसके बीच में रिएक्शन कराया जाएगा, इसमें टेम्परेचर दिया जाएगा। देखिए क्या है, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन है ना, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। इस रिएक्शन में क्या होता है कि ये ऑक्सीजन जो है ना, जब इन लोगों के बीच में रिएक्शन होती है तो ये ऑक्सीजन यहाँ से हट जाता है। क्या होता है, हट जाता है, यानी कॉपर अकेला रह जाता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉपर अकेला रह जा रहा है, ऑक्सीजन यहाँ पर हट जाता है, और ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ मिल करके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बना देती है, और वो इंपॉर्टेंट पानी होता है, जिसको हम लोग जीने के लिए पीते हैं। तो वह पानी का निर्माण कर देता है, और पानी का सूत्र तो जानते हैं H2O होता है। पानी का सूत्र हम लोगों को पता है क्या है, H2O होता है। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन यहाँ से हट रहा है, ना इस अभिक्रिया से, तो ऑक्सीजन हट गया और यहाँ आकर के जुड़ गया दूसरे जगह पर। तो इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हट रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए इसका दुश्मनी निकाल लिया कि हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया। क्या हुआ, जुड़ गया, बट यहाँ ऑक्सीजन जो है सो हट गया, ऑक्सीजन हट गया, यहाँ पर ऑक्सीजन हट गया, लेकिन हाइड्रोजन जाकर के जुड़ गया। तो इसमें क्या हो रहा है कि जब ऑक्सीजन हटता है और हाइड्रोजन जुड़ता है तो इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। यानी जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन आकर के जुड़ता है और ऑक्सीजन हटता है तो उसको हम लोग कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। और उपचयन अभिक्रिया में क्या होती है कि इसमें ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन हटता है, तो इसको हम लोग कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। तो इस अपचयन और उपचयन अभिक्रिया को मिला करके एक नाम दे दिया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। अब रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है उसको भी हम लोग समझते हैं, तो इसको पहले हम लोग मिटा देते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या बताएं
कि जिस अभिक्रिया में उपचयन भी होता है और अपचयन भी होता है, साथ साथ होता है, उपचयन भी होता है और अपचयन भी होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। अब इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया में किस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि ये हो गया कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। जब इसमें हम लोग तापन देते हैं या टेम्परेचर देते हैं या तापमान देते हैं, तब ये क्या बन जाता है, कॉपर ऑक्साइड। ये कॉपर तो अलग हो गई, प्लस में जल बन गया, वाटर बन गया। तो इसमें क्वेश्चन किस तरह पूछा जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया में। पहला चीज़ है कि रेडॉक्स अभिक्रिया में कभी कभी पूछ लिया जाता है इसका डिफिनेशन। तो डिफिनेशन जब पूछा जाएगा तो आप इतना ही लिख करके आइएगा कि जिस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन अभिक्रिया दोनों होती है एक साथ, तब उसको हम लोग कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। लेकिन क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है, ये एक इक्वेशन आप लोगों को दे देगा और बताएगा, वो पूछ लेगा कि आप इसमें बताइए कि इसमें किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी उपचयन हो रहा है, और किसका अपचयन हो रहा है, किसका उपचयन हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। इंग्लिश में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहते हैं, आज नहीं रखना है इंग्लिश में, बट इतना समझिए कि किसका उपचयन हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। तो आप खुद देख करके आप बता सकते हैं कि किसका उपचयन हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है। चलिए देखिए, इधर ध्यान दीजिए, सब समझ में आएगा भाई। यहाँ पर देखिए कॉपर है, कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड है, बट यहाँ जब कॉपर बने तो ये कॉपर अकेला आ गया, यानी इस रिएक्शन में क्या हो रही है, इस रिएक्शन में कॉपर यहाँ से हट, ऑक्सीजन यहाँ से हट गया, ऑक्सीजन हट गया, किससे, तो इस कॉपर से ऑक्सीजन हट गया। और हम जानते हैं कि जब किसी से ऑक्सीजन हटता है तब उसको हम लोग कहते हैं क्या, ऑक्सीजन हटता है तो उसको हम लोग कहते हैं अपचयन। तो हम लोग कह सकते हैं कि कॉपर का अपचयन हो रहा है, कॉपर में ही ना ऑक्सीजन हट रहा है यहाँ भाई, तो हम कह सकते हैं ना कि इस कॉपर का अपचयन हो रहा है। तो हम लिखते हैं कि कॉपर का यहाँ पर अपचयन हो रहा है, कॉपर का अपचयन हो रहा है। अब बात रही उपचयन किसका हो रहा है, उपचयन तो किसी का हो रहा होगा। तो उपचयन पर ध्यान दीजिए कि ये हाइड्रोजन अकेला है, बट ये हाइड्रोजन जब रिएक्शन करता है तो ये जाकर के जल बन जाता है, और ये हाइड्रोजन जाकर के ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है। किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है। तो ऑक्सीजन के साथ जब मिलता है तो हम बताए हैं कि जब ऑक्सीजन किसी के साथ जाकर के जुड़ता है, यानी इस ऑक्सीजन का जुड़ना, किसी के साथ जब ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। क्या कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इसका उपचयन हो रहा है, उपचयन हो रहा है, कह सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। तो इसी को हम लोग कहते हैं अपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया। एक दो एग्जाम्पल और आप बना लीजिएगा ना, बुक में दिया हुआ है, तो आप लोगों को सही से समझ में आ जाएगा। अब कभी ये हम पढ़ लिए कि अपचयन होता है और उपचयन होता है, बट ऐसा अपचयन और उपचयन देखने को कहाँ मिलता है, अपचयन उपचयन देखने को कहाँ मिलता। आप यही देखिए कि ये ऑक्सीजन जो दिख रहा है, ये ऑक्सीजन जो दिख रहा है, ये ऑक्सीजन किसी किसी के लिए बहुत अमृत साबित होता है, तो किसी किसी के लिए जहर भी साबित हो जाता है। अब ये अमृत और जहर कैसे साबित होता है, तो जब इस ऑक्सीजन को हम लोग लेते हैं तो हमें जिंदगी मिल जाती है। इस ऑक्सीजन के बिना हमें ज़िंदगी नहीं मिल पाएगी ना, हम जीवित रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। तो ये ऑक्सीजन हमारे लिए फ़ायदा है, फ़ायदा वाली चीज़ है, बट ये ऑक्सीजन किसी किसी के लिए नुकसान भी साबित होता है। तो वो नुकसान किसके लिए साबित होता है भाई, उसको भी हम लोग देखते हैं कि नुकसान किसके लिए साबित होता है। इसको हम मिटाते हैं पहले। तो ऑक्सीजन जो है, ये ऑक्सीजन हम लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस ऑक्सीजन जो है, ये ऑक्सीजन हम लोगों की ज़िंदगी देता है, लेकिन किसी किसी को नुकसान भी पहुंचाता है। अब नुकसान कैसे पहुंचाता है, देखिए, कोई चांदी आप देखे होंगे तो चांदी पर काला परत जम जाता है, जैसे कि हम चांदी पहने हैं, इसमें आप लोगों को यदि दिख रहा होगा तो देखिए इसमें काला काला परत जम गया। तो ये काला परत क्यों जमा, तो काला परत इसी ऑक्सीजन की वजह से जमा, यही ऑक्सीजन की वजह से ये काला हो गया। आप लोहे को बाहर फेंक देते हैं, बाहर में कभी उसको रख दीजिए
तो देखिएगा कि उसमें जंग लग जाती है। तो जंग जो लगती है ना, उसमें इस ऑक्सीजन का भी रोल होता है। ये ऑक्सीजन भी उसका दुश्मन है, उसमें जंग लगाने वाला एक दुश्मन ये भी है। आप तांबे देखे होंगे, तांबा का बर्तन देखे होंगे, तो जब तांबे के बर्तन में आप हरा कलर का, ग्रीन कलर का एक परत देखे होंगे कि उस पर जम जाता है, बहुत दिनों तक उसे नहीं धोने पर या उसे रख देने पर उसमें ग्रीन परत जम जाता है। तो उसमें जो ग्रीन परत जमता है ना, तो वो किसकी वजह से जमता है? तो इसी ऑक्सीजन की वजह से। तो हम देख रहे हैं कि ये ऑक्सीजन हम लोगों के लिए तो फायदा है, क्योंकि हम लोगों को क्या दे रही है? जिंदगी दे रही है। बट किसी का जिंदगी भी तो ले रही है ना। तो जिंदगी किसका ले रही है? तो धातु का। जितना भी एग्जाम्पल हम आप लोगों को बताए वह एक तरह का धातु था। तो ये सारे धातु जो हम आप लोगों को बताए कि चांदी पर काला परत जम गया, तांबा पर हरा परत जम गया, लोहा में जंग लग गया। तो ये जो प्रोसेस होती है ना, किसी में जंग लगता है, परत जम जाता है, तो इसको हम लोग एक वर्ड से जानते हैं जिसको कहते हैं संक्षारण। क्या कहते हैं? संक्षारण। एग्जाम में पूछा जाता है संक्षारण क्या होती है। तो इसका डिफिनेशन यही ध्यान रखिए कि जब कोई धातु को किसी अम्ल या आर्द्र या हवा के प्रेजेंस पे रख दिया जाए तो उसमें एक परत जम जाती है, तो उसी को कहते हैं संक्षारण। क्या कहते हैं? संक्षारण। यानी किसी भी लोहे को, किसको? लोहा को यदि हम बाहर रख देंगे तो बाहर रखने के बाद ये पानी के संपर्क में आएगा, या तो ये अम्ल भी पाया जाता है भाई। पानी जब पड़ती है तो उसमें एसिड भी होती है, या इधर आसपास भी एसिड होती है, और या ऑक्सीजन के संपर्क में आता है। तो ये सारे लोगों के संपर्क में जब ये आता है ना लोहा, तो इस लोहा पर क्या होता है? जंग लग जाता है। क्या लग जाता है? तो जंग लग जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं संक्षारण। क्या कहते हैं? संक्षारण। डिफिनेशन में यही लिखिएगा कि जब किसी धातु को खुले में छोड़ दिया जाए तो वह धातु पर आर्द्र की वजह से, यानी नमी की वजह से, या तो हवा की वजह से या अम्ल की वजह से उस पर एक परत जम जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं संक्षारण। क्या कहते हैं? संक्षारण। तो संक्षारण भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि संक्षारण क्या होती है भाई। अब एक और टॉपिक है विकृत गंधिता। एक और टॉपिक क्या है? तो विकृत गंधिता। हम लोग अब विकृत गंधिता को समझते हैं कि विकृत गंधिता क्या होती है। तो इसको इतना ही समझिए कि कोई भी तेलीय पदार्थ है, चाहे वह तेलीय पदार्थ होगा, तेल का कोई चीज़ खाने वाला चीज़ होगा, तब उसको जब लंबे समय तक खुला छोड़ दिया जाता है ना, तो खुला छोड़ देने के बाद उसमें क्या होता है कि वह उसका टेस्ट और उसका स्वाद दोनों चेंज हो जाता है, और उसका कलर भी चेंज हो जाता है, बदल जाता है। तो इसी अभिक्रिया, तो उसके बीच में जो अभिक्रिया हुई ना, जिस अभिक्रिया के माध्यम से उसका टेस्ट खराब हुआ, उसका कलर खराब हुआ, तो इसी को हम लोग कहते हैं विकृत गंधिता। क्या कहते हैं? विकृत गंधिता। एग्जाम्पल से आप समझिए कि कोई काजू है। काजू एक तरह का क्या है? तो काजू एक तेलीय पदार्थ है। बट अब काजू को कुछ दिनों के लिए छोड़ दीजिए, खुला छोड़ दीजिए उसको। जब उसको खुला छोड़ दीजिएगा, जब ज़्यादा दिन हो जाएगी, तो वो जो काजू है ना, उस काजू का टेस्ट चेंज हो जाता है। जैसे कि पहले अच्छा लगता है, जब वह पैकेट में रहता है तो वह अच्छा लगता है, लेकिन जब उसको खुला छोड़ दिया जाता है तो उसका कलर भी चेंज हो जाता है। थोड़ा थोड़ा वह येलो जैसा हो जाता है, कलर चेंज हुआ और उसका टेस्ट भी चेंज हो गया। तो एक वैसा जो प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे कि ये काजू है, इमेजिन कीजिए, काजू का इमेज नहीं बट इमेजिन कीजिए ये काजू है। इस काजू कोई पैकेट में था, लेकिन इस पैकेट को हम खोल दिए, पैकेट घर लाए तो इसको हम खोल दिए। अब बहुत दिन हो गया, जब बहुत दिन होगा तो इस पर क्या होगा? एक काला कलर या येलो सा परत जम जाता है, येलो सा इस पर परत जम जाता है, और इसका जो स्वाद होता है ना, टेस्ट, इसका टेस्ट भी चेंज हो जाती है और इसका कलर भी चेंज हो जाता है। तो इसके बीच में जो रिएक्शन हुई, ये रिएक्शन कैसे हुई? तो इसी ऑक्सीजन की वजह से रिएक्शन हुई, क्योंकि ये ऑक्सीजन इसमें इंटर कर गया, और इसमें जब ऑक्सीजन इंटर कर जाती है तो इसको खराब कर देता है। तो इसी में जो प्रोग्रेस हुआ, यानी जो
अभिक्रिया हुई तो इसी अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं विकृत गंधिता। क्या कहते हैं? तो विकृत गंधिता। इसीलिए कोई पैकेट का सामान जो होता है ना खराब क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसमें नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। कौन सी गैस? तो नाइट्रोजन गैस उसमें भरी रहती है। और इसी नाइट्रोजन गैस की वजह से चाहे कोई चिप्स हो, चाहे कोई मैगी वगैरह का पैकेट हो, चाहे काजू किशमिश का पैकेट हो, वो सब खराब नहीं होता है जल्दी से, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन गैस भरा रहता है जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करने देता है और उसको एक तरह से सुरक्षित रखता है। तो यह है क्या? विकृत गंधिता। अभिक्रिया एक विकृत गंधिता इसको हम लोग कहते हैं। तो यहाँ आकर के ये पूरा चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण एंड अप होती है, समाप्त होती है। तो आप लोगों को हम लोगों की वीडियो या हमारी मेहनत अच्छी लगती होगी तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो को पढ़ने के बाद आप में इंटरेस्ट भी जगता होगा तो बगल में बेल आइकन घंटी है उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि हम दूसरा वीडियो कोई अपलोड करें तो आप लोगों के पास पहुंच जाए और आप उसे देख सकें। तो चलिए आज के सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। Have a nice day. Bye bye.